तो चलिए अब हम देखेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म वो क्या होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ओके, देखो नाम से ही पता चल जाएगा लीनियर का मतलब क्या होता है। हमने पॉलिनोमियल में पढ़ लिया कि वैसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो वो लीनियर कहलाएगा। तो यहाँ पे देखो ये एक्चुअल में तो है इक्वेशन। अच्छा, बेसिकली इक्वेशन में और पॉलिनोमियल में फ़र्क क्या होता है, तो देखो इक्वेशन के लिए कंडीशन क्या है कि इक्वल की साइन ज़रूर होगा वहाँ पे। ओके, इक्वल यानी LHS RHS वो सेपरेट हो जाएगा, LHS भी होगा RHS भी होगा, इक्वल की साइन है इक्वेशन बन जाएगा। लेकिन पॉलिनोमियल में इक्वल की साइन नहीं होती है, सिर्फ या तो ये वाला टर्म्स हम ऐसे देखते थे। ओके, तो पॉलिनोमियल ही इक्वेशन बन जाता है जब कब इक्वल की साइन हम उसमें इंसर्ट कर देते हैं। तो अब देखो लीनियर की बात हो रही है, तो यहाँ पे भी जो भी वेरिएबल्स होगा उसकी डिग्री 1 होना चाहिए। तो इसकी भी डिग्री 1 है, इसकी भी डिग्री 1 है, तो क्या हो गया लीनियर। उसके बाद कह रहा है टू वेरिएबल्स, तो एक x एंड दूसरा y, तो टू वेरिएबल्स हो गया। ठीक है, ये आपको याद रखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखना है। वेयर a एंड b नॉट इक्वल टू क्या होगा 0, जहाँ a एंड b 0 के इक्वल नहीं होगा। ओके, एग्जाम्पल से देख लेते हैं इसको, जैसे 2x प्लस 3y एंड प्लस 5 इक्वल टू 0। ओके, यहाँ पे भी क्लियर है, जो x एंड y है ये वेरिएबल्स है, इसकी डिग्री 1 है तो लीनियर हो गया। सेम थिंग दूसरा हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं 5x इक्वल टू 2y एंड माइनस 9। अब आप बोलोगे सर यहाँ तो इक्वल के बाद 0, यहाँ इक्वल के बाद ये आ रहा है, तो इसको हम अरेंज करके ऐसा इस फॉर्म पे लेके जा सकते हैं। 5x इन दोनों टर्म को इधर LHS में शिफ्ट कर दो, तो माइनस का 2y एंड प्लस क्या आ जाएगा 9 इक्वल टू 0। तो देखो अब आ गए इस वाले फॉर्म पे। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, ये क्या होता है। सिंपल है, देखो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स तो हम देख चुके, लीनियर इक्वेशन क्या होता है, इस फॉर्म का होता है। अब इसमें ही बस क्या ऐड हो गया है, पेयर, मतलब कितने होंगे इक्वेशन, 2 होंगे, उसको हम पेयर कह देंगे। पहले इसका स्टैंडर्ड फॉर्म देख लेते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म होता है इसका a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ओके, पेयर की बात हो रही थी ना, तो एक इक्वेशन ये हो गया, दूसरा इक्वेशन ये, तो एक पेयर बन गया। इसलिए हम इसको कहते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। 2 है पेयर, 2 वेरिएबल्स है इसलिए 2 वेरिएबल्स, एंड लीनियर मतलब डिग्री 1 तो डिग्री 1। जैसे कि एग्जांपल इसका भी देख लो, एग्जांपल 1, इसमें भी ऐसे कैसे मिल जाएगा 2x माइनस 3y एंड प्लस 4 इक्वल टू 0, एक इक्वेशन। एंड पेयर की बात हो रही है तो एक और इसके साथ में ही होगा, तो ऐसा कुछ ले लेते हैं 3x प्लस 4y एंड माइनस 7 इक्वल टू 0। ओके, ये पेयर ऑफ इक्वेशंस है। इस वाले चैप्टर में बेसिकली हमें क्या करना है कि ये जो ऐसे इक्वेशंस हैं पेयर वाले, इसको ही सॉल्व करके हमें x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये चीज़ें हम आगे सीखेंगे। ओके, तो चलिए अब देखते हैं अगला टॉपिक, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ओके, तो मैंने यहाँ पे उसकी डेफिनेशन लिख रखा है, वैसे डेफिनेशन की हमें कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसको पढ़ने के बाद आपको समझ आ जाएगा। तो क्या है, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स विच सेटिस्फाइज द इक्वेशन इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। यानी कि वेरिएबल्स की जो वैल्यू होंगे अगर वो इक्वेशन को सेटिस्फाइज कर रहा है तो उसी को हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं लीनियर इक्वेशन का। एग्जाम्पल से देख लेते हैं इसको, जैसे एग्जाम्पल एक सेट कर लेते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 4, ये एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। अब हमें इसके सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, तो सॉल्यूशन के लिए क्या करते हैं हम, जो वेरिएबल्स है ना, वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स, वेरिएबल्स की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। देखो ऐसा करते हैं, पुट कर देते हैं, पुट x इक्वल टू 2 एंड नहीं तो 2 नहीं 1 रखते हैं अभी, x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 3। ओके, तब इसका LHS निकाल के देखते हैं, इस वाले इक्वेशन का LHS। तो LHS में क्या है, x प्लस वाई है ना, इसको हम LHS और इसको क्या कहते हैं RHS। तो अब यहाँ से हम निकाल लेंगे x की वैल्यू 1 एंड प्लस y क्या है 3, तो 3 आ। अब उसके बाद यहाँ प्लस कर देंगे 4। तो देखो LHS हमने सोल्व किया तो क्या आ गया 4 एंड RHS क्या है 4। तो हम क्लियर कह सकते हैं कि LHS इक्वल टू क्या है RHS। जब LHS एंड RHS दोनों इक्वल हो जाए तो हम उसको ही क्या कहते हैं कि x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 3 इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन।
ओके इसको हम पॉइंट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। पॉइंट फॉर्म में मतलब कोऑर्डिनेट के फॉर्म में जो लिखते हैं, तो पहले x लिखते हैं, तो x 1 है तो 1 एंड दूसरा 3 है तो 3, तो 1,3 क्या हो जाएगा, इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ओके ऑफ दिस इक्वेशन। ऐसे और भी पॉइंट्स बहुत सारे हो सकते हैं। तो इस बार ऐसा करते हैं कि x इक्वल टू ले लेते हैं 2 एंड y इक्वल टू ले लेते हैं 3। अब LHS निकाल के देखते हैं। तो LHS अगर है जैसे हम निकालेंगे तो LHS क्या है, x प्लस वाई, एक्स की जगह 2 रख देंगे प्लस y की जगह 3, तो क्या आ जाएगा ये 5। अब इस बार हमें क्लियर दिख गया कि LHS क्या आ रहा है 5 एंड RHS में क्या है 4। तो हम यहाँ पे अब क्लियर मेंशन कर लेंगे कि LHS नॉट इक्वल टू क्या, RHS। और जब ये LHS एंड RHS इक्वल नहीं आया तो हम कह सकते हैं कि ये जो वैल्यू था x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3 डज नॉट सेटिस्फाई ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं किया। जब सेटिस्फाई नहीं किया तो हम क्लियर कह सकते हैं कि x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ओके, या पॉइंट के फॉर्म में लिखना है तो ऐसे लिख लो 2,3 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो अब उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा सॉल्यूशन कब होता है और कब नहीं होता, यानी वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स जो उस इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई कर दे। ओके चलिए, तो अब हम देखेंगे सॉल्यूशन का ज्योमेट्रिकल और ग्राफिकल मीनिंग क्या होता है, उससे हमें क्या समझने को मिलता है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, इसके लिए भी एक एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं और वो एग्जाम्पल यही लेते हैं अभी से पहले जो हमने लिया था x प्लस वाई इक्वल टू 4। ओके, तो इसके लिए अब हमें क्या चाहिए, ग्राफिकल मीनिंग हमें देखना सॉल्यूशन का क्या होता है, तो ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पॉइंट्स निकालने पड़ते हैं, इसके सॉल्यूशन निकालने पड़ते हैं। तो चलिए उसके लिए हम बॉक्स प्रिपेयर कर लेते हैं। तो एक बॉक्स x के लिए रहेगा, दूसरा बॉक्स y के लिए, और एक बॉक्स जो हम बना लेते हैं वो सॉल्यूशन के लिए बना लेते हैं। यानी ये x रहेगा, ये y, और ये सॉल्यूशन, या फिर इसको हम क्या कहते हैं, पॉइंट्स भी कहते हैं, जो पॉइंट्स हम प्लॉट करेंगे वो। ठीक है, पॉइंट्स या फिर सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हमने इसका एक सॉल्यूशन अभी देखा था, अभी से जस्ट पहले। तो x की वैल्यू ऐसा करते हैं, यहाँ पे पुट कर देते हैं x की इक्वल टू 1। जब हम x इक्वल टू 1 पुट करेंगे यहाँ से, तो देखो x इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू कितना पुट करना पड़ेगा, सॉल्यूशन अगर होना चाहिए तो मतलब ऐसी वैल्यू हमें पुट करना पड़ेगा कि इस इक्वेशन को क्या करो, सेटिस्फाइज कर दे। तो x की वैल्यू 1 रख देंगे तो y कितना रखना होगा, 3। अभी से पहले भी तो हमने देखा था। वैसे आपको जैसे ग्राफ ड्रॉ करना आता है आप ग्राफ ड्रॉ करें। तो x की वैल्यू 1 तो y कितना आ गया, 3। तो सॉल्यूशन या पॉइंट्स हमारा क्या मिल जाएगा, 1,3, जो हम पॉइंट के फॉर्म में लिखेंगे, है ना, पॉइंट के फॉर्म में लिखेंगे। तो अब जब भी तो कहते हैं 1,3 क्या है, इसका सॉल्यूशन है। x की जगह 1 रख दो और y की जगह 3, अब प्लस करेंगे तो 4 LHS RHS इक्वल आ गया। हम कह सकते हैं कि ये सॉल्यूशन है। सेम थिंग, फर्स्ट पॉइंट हमने ये ले लिया, सेकेंड पॉइंट ले लेते हैं इसमें। चलो एग्जाम्पल इसको a कर देते हैं। ऐसा करते हैं x भी 2 ले लेते हैं, x इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू भी क्या आ जाएगा, 2, है ना। जब भी तो होगा 2 प्लस 2 x प्लस वाई 4, तो यहाँ ये भी एक सॉल्यूशन हो गया 2, 2। तो ये पॉइंट्स क्या हो जाएगा, 2,2। हमें ग्राफ ड्रॉ करने के लिए 2 ही पॉइंट्स की ज़रूरत होती है, इसलिए हमने 2 ही पॉइंट्स लिया। अब क्या करेंगे, एक और पॉइंट क्या करते हैं, कंसीडर कर लेते हैं जो इसका सॉल्यूशन ना हो। तो ऐसा करते हैं x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू ले लेते हैं 2। अब देखो x की जगह 3 एंड y की जगह 2 रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 5। यानी कि हम क्लियर कह सकते हैं कि 3,2 इज not a solution of this equation ओके। अब माइंड में आएगा कि सर ये आप ले ही क्यों रहे जब सॉल्यूशन है ही नहीं, तो जस्ट वेट अ मोमेंट, हम आगे इसको क्लियर कर लेंगे कि हम ऐसा क्यों ले रहे हैं। ठीक है, अब इसका हम क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो आइए ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ओके, तो अब आप देखें हमने ग्राफ इसका ड्रॉ कर लिया। ये जो इक्वेशन था इसका हम इस पॉइंट की मदद से हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया। ठीक है, यहाँ पे देखो आप पॉइंट्स क्या था, 1,3, तो हमने 1,3 यहाँ ले लिया, x का 1 एंड y का 3, ये पॉइंट्स आ गया। दूसरा 2,2 है, 2,2 हमने ले लिया। ओके,
जब हमने इसका ग्राफ ड्रॉ किया तो इसको 4 पे कट कर रहा है और यहाँ पे भी आई थिंक 4 होगा, हाँ 3, ये 4 पे ही कट करेगा इसको, ठीक है। खैर उससे में ज़्यादा मतलब नहीं है। अब देखो, अब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पे जो पॉइंट है 3,2 नो इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, इसको भी प्लॉट कर लेते हैं यहाँ पे 3,2 को। x का 3 हमें लेना है, x का 3 ये हो गया और y का 2, तो ये कुछ ऐसे चलेगा आगे और फिर ये यहाँ से यहाँ आएगा कहीं, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट हो गया, ये पॉइंट, इस पॉइंट को जो रेड कलर से मैं लिख रहा हूँ ये क्या होगा 3,2, ओके। अब देखो यहाँ से हमें क्या समझना है, 1,3, 2,2 इसका क्या था, सॉल्यूशन था इसका। तो देखो 1,3 एंड 2,2 कहाँ आ रहा है, इस ग्राफ के ऊपर ही आ रहा है, लेकिन ये 3,2 इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो देखो ये ग्राफ पे नहीं आ रहा है, ग्राफ पे क्या हो रहा है, या तो उस साइड आएगा या इधर आएगा, यानी ग्राफ पे नहीं आएगा। तो यहाँ से क्लियर पता चल गया कि अगर कोई भी पॉइंट किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन है तो उस ग्राफ के ऊपर क्या करेगा, लाई करेगा, और अगर सॉल्यूशन नहीं है तो ग्राफ पे लाई नहीं करेगा, ओके। ये चीज़ें मैंने कंक्लूजन में लिख दिया है कि इफ़ अ पॉइंट P is a solution of linear equation in two variables, then that point not points lies on the graph of that equation, okay। अगर सॉल्यूशन है, मान लो कोई पॉइंट P है, उस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, तब उसका क्या होगा, वो पॉइंट उस वाले ग्राफ पे ही लाई करेगा, एंड वाइस वर्सा इसका मतलब कि उसका रिवर्स भी क्या होगा, सही होगा। तो चलिए अब हमें जो पढ़ना था ग्राफ ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, उसके लिए हमने क्या किया है, क्योंकि ग्राफ ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, 2 इक्वेशन होगा, तो हमने 2 इक्वेशन कंसिडर कर लिया, x + y एंड x - y। अब इन पेयर्स का ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है, तो बहुत सिंपल है। हम जैसे सिंगल वाले का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, पहले एक सिंगल वाले का ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, वैसे फिर ये दूसरा है तो दूसरे के लिए भी क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। तो ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, पहले हमने इस वाले के लिए क्या किया, ये जो पॉइंट्स है x + y = 4, इसके लिए हमने पॉइंट्स निकाल लिया है, यानी सॉल्यूशन निकाल लिया है। देखो ये 1 एंड 3 है, तो 1,3 जब हम इसमें पुट कर देंगे, x की जगह 1 3, y की जगह 3, तो 1 + 3 4 नहीं आ जाएगा, तो वो 4 आ गया। तो वही इक्वेशन है, इसकी जगह हमने पुट कर दिया, इसके हमने सॉल्यूशन निकाल लिया, ओके। सॉल्यूशन निकालने के बाद हमने इसका ग्राफ ड्रॉ कर लिया यहाँ। तो जैसे ही हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया, तो वो ये कौन सा ग्राफ आ गया, ये ब्लैक वाला जो आप देख पा रहे हैं, x + y = 4। सेम थिंग हमने इसमें भी किया, दूसरे इक्वेशन में x - y में भी। तो x - y में क्या है, 2 है ना, तो यहाँ से भी इसके भी सॉल्यूशन निकाल लिया और इसका ग्राफ ड्रॉ करा, तो ये कुछ ऐसा आया है। सेम थिंग यहाँ पे भी हमने किया, ठीक है। जो आप देख रहे हो, हमने कोई सा रैंडम इक्वेशन हमने ले लिया है, x + y = 2 एंड 2x + 2y = 6। जब हमने इसका ग्राफ ड्रॉ किया, तो इस बार जो ग्राफ आ रहा है कुछ ऐसा आ रहा है, ठीक है। आपको जैसे ग्राफ ड्रॉ करना आता है आप वैसे ड्रॉ करें। तो फर्स्ट में हमें मिल गया कि ये जो दोनों ग्राफ है एक दूसरे को क्या कर रहा है, यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है। देखो ये एक दूसरे को क्या कर रहा है, इस वाले पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन सही है। लेकिन यहाँ पे जो इस बार जो हमने इक्वेशन लिया, इसका ग्राफ हमने ड्रॉ करा 2 का एक साथ, तो ये क्या आ रहा है, यानी कि पैरेलल लाइंस आ रहा है, ये पैरेलल लाइंस आ रहा है, ओके। एक पॉसिबिलिटीज और होती है, वो भी हम अभी देखेंगे थोड़ी देर में, ओके। और ये ग्राफ ड्रॉ करना ना, 2 का ग्राफ ड्रॉ करना बहुत इजी है। आप पहले एक का ड्रॉ कर ले और फिर इसी में, इस वाले में ही दूसरा भी ड्रॉ करना है, ऐसा नहीं कि अलग से। तो कुछ आपको इस तरीके का दिखेगा वो, ओके। तो अब देखिए, ये फर्स्ट केस जो हमने एग्जांपल लिया था और ग्राफ ड्रॉ किया था, वो फर्स्ट केस है। तो उस केस में क्या आ रहा था, ये इंटरसेक्टिंग लाइन आ रहा था। तो हमें कुछ कंक्लूजन निकालना है, इसलिए हमने इसको छोटा सा ड्रॉ कर लिया था, स्पेस कम होने की वजह से। सेकेंड जो हमने ड्रॉ किया था, उसमें क्या आ रहा था, वो पैरेलल लाइन्स आ रहा था। इक्वेशन यही था, आप एक बार मैच कर सकते हो। थर्ड वन हमने एग्जाम्पल ले लिया है ये, और जब हमने इसका ग्राफ ड्रॉ किया, ये हमने पॉइंट्स प्लॉट कर लिया है, और ये भी आपको पॉइंट्स प्लॉट तो करना आता है। जब हमने ग्राफ ड्रॉ किया, तो यहाँ से हमें क्लियर दिखने लगा कि ये दोनों ग्राफ जो है ना, एक के ऊपर दूसरा आ रहा है, दोनों लाइन्स एक दूसरे के ऊपर ही आ रहा है। यानी कि ये कुछ इस तरीके का सिचुएशन हो गया कि अगर एक ग्राफ हमने ड्रॉ करा तो वो ऐसा आया,
और दूसरा जब हमने ड्रॉ किया तो वो भी क्या हो गया, इसके ऊपर ही आ गया, ये इसके ऊपर ही आ गया, इसलिए मैंने एरो लगा दिया। एक तो ये ब्लैक वाला हो गया और एक ये रेड वाला हो गया, यानी दोनों लाइंस इसके ऊपर ही आ गया। ओके, और आएगा भी क्यों नहीं, क्योंकि देखो यहाँ पे इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 2। अब इसी में जब हम तीनों टर्म में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x प्लस 2y और 2 2 जा 4। तो ये देखने में अलग है लेकिन इक्वेशन क्या है, सेम ही है। तो ऐसी लाइन में, इस वाले केस में हम क्या कहते हैं, जब एक लाइन के ऊपर दूसरा आ जाता है तो इसको हम कहते हैं कोइंसाइड लाइन, कोइंसाइड लाइन, लाइंस कहते हैं इसको। तो बेसिकली यहां से अब कंक्लूजन क्या निकल के आया कि अगर हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हमें 3 केस मिल सकता है वहां पे। क्या कि लाइन इंटरसेक्टिंग हो सकती है, या फिर पैरेलल हो सकता है, या फिर कोइंसिडेंस लाइंस हो सकता है। ओके, अब आप बोलेंगे सर जरूरी है कि बस ये 3 ही होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता? तो आंसर है इसका कि नहीं, इसके बाद और कुछ नहीं हो सकता। आप खुद सोच के देखो कि 2 लाइन है तो 2 लाइन कैसे हो सकती है, या तो ये ऐसे ही कुछ होगा, है ना, एक दूसरे को कट कर दिया, या तो ये पैरेलल होगा, मतलब कभी कट ही नहीं करेगा, या एक दूसरे के ऊपर होगा, ये एक के ऊपर ही दूसरी लाइन होगी। अब आप बोलोगे सर ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसे और ऐसे, तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे देखो, इसको जब आगे प्रोड्यूस करोगे और इसको भी प्रोड्यूस करोगे तो देखो फिर से ये कट कर दिया, इंटरसेक्टिंग। तो सिर्फ और सिर्फ 3 कंडीशंस ही होते हैं। ओके, तो अब आप बोलेगे सर ठीक है, हमने आपकी बात मान लिया कि लाइन जो होती है वो 3 तरीके से ये हो सकते हैं, या तो इंटरसेक्टिंग होगा, या पैरेलल होगा, या फिर कोइंसाइड लाइंस होगा। लेकिन क्या ज़रूरी है सर कि हमें ये पता लगाने के लिए कि कौन पैरेलल है और कौन इंटरसेक्टिंग है ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा हमेशा? तो इसका आंसर है कि नहीं, आपको हमेशा ग्राफ ड्रॉ नहीं करना पड़ेगा। तो अब आप माइंड में आएगा कि सर ऐसे कैसे हम बता सकते हैं कि बिना ग्राफ ड्रॉ किए हुए भी हम बता सकते हैं कौन इंटरसेक्टिंग है कौन पैरेलल है? तो आइए वही चीज़ का कंक्लूजन निकालते हैं। देखो, ये जो इक्वेशन है इनकी कोफिशिएंट की रेशियो निकाल लेते हैं हम। x प्लस वाई इक्वल टू क्या है, ये 4। दूसरा है x माइनस वाई इक्वल टू क्या है, ये 2। इसको हम कंपेयर करेंगे किससे, a1x प्लस b1y एंड प्लस c1 से, इक्वल टू 0 था, वही सेम चीज़ें हैं। और इसको हम कंपेयर करेंगे a2x एंड प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से। ओके, चलो कोई नहीं। तो अब देखो कंपेयर करते हैं हम, यानी रेशियो निकालेंगे a1 अपॉन a2 की रेशियो। ठीक है, रेशियो देख के हम बता सकते हैं, इनके कोफिशिएंट की रेशियो देख के बता सकते हैं कि कौन पैरेलल होगा और कौन इंटरसेक्टिंग होगा। तो a1 a2, देखो a1 a2 क्या है, x की कोफिशिएंट है दोनों इक्वेशन में। तो यहाँ पे x की कोफिशिएंट 1 है, तो 1 एंड अपॉन यहाँ क्या है 1 हो गया। अब b1 b2 की कोफिशिएंट निकालेंगे, तो b1 अपॉन b2, तो b1 b2 देखो क्या है, यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, लेकिन अपॉन यहाँ पे जो y की कोफिशिएंट है देखो माइनस में है, तो ये क्या होगा माइनस का 1। एंड c1 c2 निकाल लेते हैं, तो c1 c2 ये क्या है 4 एंड अपॉन ये 2, यानी कि क्या आ जाएगा 2 अपॉन 1, 4 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो 2 अपॉन 1 आ गया। अब देखो एक चीज़ यहाँ से हमें क्लियर दिख गया कि a1 a2 और b1 b2 एक दूसरे के इक्वल नहीं है। देखो बड़े ध्यान से देखो, यहाँ पे ये प्लस का 1 अपॉन 1 है और यहाँ पे प्लस का माइनस का 1 अपॉन 1 है, तो माइनस आ गया इसलिए इक्वल नहीं है। तो अब हम क्लियर कह सकते हैं कि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू है क्या, b1 अपॉन b1 अपॉन b2। ओके, जैसे ही ये नॉट इक्वल हो गया तो ये इस तीसरे वाले c1 अपॉन c2 को लिखने की हमें ज़रूरत भी नहीं है। मतलब यहाँ से क्या समझ में आया कि जब लाइन इंटरसेक्टिंग होता है तो कंडीशन क्या होता है कि वहाँ पे जो कंडीशन होगा वो होगा हमारा a1 अपॉन a2 एंड b1 अपॉन b2 एक दूसरे के इक्वल नहीं आएगा। ओके, अब देखिए ये पैरेलल वाले केस में, इस वाले केस में क्या होता है। ओके, तो इसका भी हम यहीं पे ड्रॉ कर लेते हैं। इस वाले को ना मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ क्योंकि अब हम इससे कंपेयर कर चुके हैं, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, अब जगह थोड़ी सी कम है इसलिए। और इस वाले ग्राफ को भी हम इरेज कर देते हैं, नहीं तो इसको इरेज करते हैं। ठीक है, इक्वेशन रखते हैं, ये जो पॉइंट्स हमने ड्रॉ किया था इसको इरेज कर रहे हैं। चलिए तीनों का हम निकाल सकते हैं इस वजह से।
अब इस वाले केस में भी क्या करेंगे, वही चीज़ें कैलकुलेट हम करेंगे, a1/a2 कैलकुलेट करेंगे। तो a1 a2 अब आपको पता चल गया कि x के कोफिशिएंट को क्या कहते हैं, a1 पहले वाली इक्वेशन में। तो यहाँ पे देखो तो 1 है तो ये 1 आ गया, एंड अपॉन a2 नीचे वाले इक्वेशन का क्या होगा, a2, ये 2 है तो 2 हो गया। दूसरा अब हम क्या निकालेंगे, b1/b2। b1/b2 निकालते हैं। तो b1/b2 के लिए देखो यहाँ पे b क्या होता है, y की कोफिशिएंट, तो यहाँ पे y की कोफिशिएंट क्या है 1, एंड अपॉन यहाँ पे y की कोफिशिएंट क्या है 2। अब तीसरा क्या निकालेंगे, c1/c2। तो ये क्या मिल जाएगा हमें, c1/c2। तो देखो c इसको हम कहते हैं, ठीक है, जो कांस्टेंट टर्म होता है उसको ही कहते हैं। आप इसको चाहो तो LHS में ला के भी रख सकते हो और बिना LHS में लाए हुए भी रख सकते हैं। तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, एंड अपॉन ये 6 है तो 6, यानी फाइनल हमें क्या मिल जाएगा, c1/c2 इक्वल टू 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो 1/3 आ गया। ओके, फाइनल यहाँ से हमें क्लियर दिखने लगा कि a1/a2 और b1/b2 क्या है, एक दूसरे के इक्वल है, बट c1/c2 क्या है, एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो अब हम यहाँ से क्लियर कह सकते हैं, इस वाले केस में, पैरेलल वाले केस में, देखो पैरेलल वाले केस में हम क्या कह सकते हैं, इसको भी मैं इरेज ही कर देता हूँ, ठीक है, कोइंसिडेंट वाले लाइन का। कोइंसिडेंट यानी एक के बाद ही दूसरी लाइन होगी, एक के ऊपर दूसरी लाइन होगी। तो यहाँ से अब क्लियर हमें पता चल गया कि जब लाइन पैरेलल्स होगा तो उसके कोफिशिएंट की रेशियो क्या होता है, a1/a2 इक्वल टू होता है किसके, b1/b2 के, और ये नॉट इक्वल टू क्या होता है, c1/c2। ओके, ये याद रखना है। जैसे ही अगर आपको a1/a2 इक्वल दिख गया b1/b2 और नॉट इक्वल टू है वो c1/c2, तब हम क्या कह देंगे कि वो लाइन कौन सी है, पैरेलल लाइन्स है। अगर शुरू में ही a1/a2 और b1/b2 की रेशियो इक्वल नहीं मिला, तब हम क्या कह देंगे उसको, कि इंटरसेक्टिंग लाइन है। तीसरा देख लेते हैं, तीसरे वाले का क्या मिलता है हमें, इसके भी कोफिशिएंट की रेशियो कंपेयर करते हैं, यहाँ 1 है और इसका 2 है, यानी a1/a2 इक्वल टू क्या मिलेगा, 1/2। दूसरा b1/b2 को कंपेयर करते हैं तो ये क्या मिल रहा है, यहाँ भी 1 है y का कोफिशिएंट और यहाँ 2 है तो 1/2। ओके, एंड थर्ड वन c1/c2 इक्वल टू ये 2/4 है तो 2/4, इसको कैंसिल करेंगे तो 1/2, यानी कि 1/2 आ गया। अब देखो क्लियर दिख रहा होगा कि a1 a2 b1 b2 c1 c2 की रेशियो क्या है, तीनों इक्वल है। जब इक्वल हो जाता है तो इस केस में क्या होता है कि वो दोनों लाइनें क्या होती है, कोइंसाइड लाइन होता है वो, यानी एक के ऊपर ही दूसरी लाइनें होती है, दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर ही होगा। ओके, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि कंडीशन क्या मिल गया, a1/a2 इक्वल टू होगा b1/b2 एंड इक्वल टू होगा c1/c2। ये कंडीशन होता है किसके लिए, कोइंसाइड लाइंस के लिए। जब कोइंसाइड लाइंस होगा ये कोइंसाइड लाइंस। ओके, अब तीन कंडीशन आपको क्लियर मिल गया कि जब इंटरसेक्टिंग है तो a1 a2 b1 b2 की रेशियो क्या होगा, नॉट इक्वल टू होगा। पैरेलल होगा तो पहले वाली जो रेशियो है a1 a2 और b1 b2 को वो इक्वल होता है, लेकिन थर्ड वन इक्वल नहीं होता, और इस वाले में तीनों इक्वल हो जाता है। ओके, अब एक दो क्वेश्चन करके देखते हैं और बिना ग्राफ ड्रॉ किए हुए कि कौन इंटरसेक्टिंग होगा और कौन पैरेलल होगा। ओके, ओके, तो चलिए अब हम आइडेंटिफाई करेंगे। क्वेश्चन में क्लियर कह रहा है कि आइडेंटिफाई करना कि कौन सी लाइन इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है और कोइंसाइड है। तो चलिए उसके लिए तो हमें क्या करना होगा, उसकी कोफिशिएंट की रेशियो को ही कंपेयर करना होगा। फर्स्ट वाले का सॉल्यूशन करते हैं। पहले आप एक बार खुद ट्राई कर लो और फिर उसके बाद आंसर मैच करना। चलिए मैं सोल्व करता हूँ इसको। a1/a2 पहले रेशियो निकालते हैं तो देखो क्या मिल जाएगा, ये 5 है तो 5 एंड अपॉन x ये 7 है तो 7। ठीक है, a1 a2 x की कोफिशिएंट होता है, b1/b2 b1/b2 y की कोफिशिएंट होता है, तो यहाँ पे y की कोफिशिएंट माइनस में है तो माइनस का 4 अपॉन क्या आ जाएगा, ये 6। इसको कैंसिल करेंगे तो 2 2 जा 4 2 3 जा 6 माइनस का 2/3। ओके, एंड तीसरा निकाल लेते हैं क्या, c1/c2 c1/c2, तो ये क्या है 8 एंड अपॉन माइनस का 9।
अब देखते हैं ये 5/7 है, ये माइनस का 2/3 है, फर्स्ट वन ही हमें क्या मिल गया, नॉट इक्वल टू। तो हम यहाँ से कह सकते हैं a1/a2 नॉट इक्वल टू है b1/b2। जब हमें यहीं पे नॉट इक्वल टू मिल जाए ना तो तीसरे वाले को लिखने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। तो बस हम सीधा अब इसको क्या कह देंगे, देखो जब नॉट इक्वल टू होता है तो क्या होता है, आप याद करो, वैसे यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर दिया, नॉट इक्वल टू होता है तो इस केस में क्या है, लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है एक दूसरे को, मतलब क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन्स होगा ये। ओके, फर्स्ट कर लिया हमने सॉल्यूशन। सेकेंड वन का कर लेते हैं, a1 a2 निकाल लेते हैं, a1/a2 तो क्या रहेगा ये 9/18 डेट इज़ 1/2, 9 1 जा 9 एंड 9 2 जा 18 जब आप कैंसिल करोगे। b1/b2 तो ये 3 क्या रहेगा 6 यानी 1/2 एंड c1/c2 तो ये क्या रहेगा 12/24 यानी कि 1/2। ओके तो देखो अब यहाँ से क्लियर दिखने लगा कि इस बार क्या है, तीनों इक्वल है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। जब तीनों इक्वल है तब हम कह सकते हैं कि ये लाइन कैसा होगा, कोइंसाइड लाइन। ये देखो यहाँ पे है ना, एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन होगी, कोइंसाइड लाइन होगी ये। तो हम कह सकते हैं कि ये लाइन कैसा होगा, कोइंसाइड लाइन्स। और थर्ड वन में आ जाते हैं तो यहाँ पे भी रेशियो का कंपैरिजन कर लेते हैं, a1/a2 तो देखो क्या आ जाएगा ये 6/2 यानी कि 3/1। आपको रेशियो में ही रखना है, ठीक है, इससे क्लियर पता चलेगा। दूसरा निकाल लेते हैं b1/b2 तो b1/b2 देखो क्या है, माइनस का 3 एंड डिवाइडेड बाई ये क्या है -1, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा 3/1। ओके एंड c1/c2 इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो ये 2 है तो 2 एंड अपॉन c1/c2 कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो ये तो 10 है तो 10 एंड अपॉन क्या आ गया ये 9। तो फाइनल देखो यहाँ से हमें ये तो इक्वल मिल गया है ना, a1/a2 3/1 है एंड b1/b2 भी क्या है 3/1 है। पहला वाला इक्वल है लेकिन बाद वाला c1/c2 इक्वल नहीं है, यानी हम इस वाले केस पे आ गए। तो इस केस में क्या है, लाइन पैरेलल होगी, तो हम कह सकते हैं कि ये लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा। ठीक है, आप इसको मेंशन कर दो।